हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल सिंह में। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं हिंदी सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए। तो इस वीडियो में आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जितना भी समय लूँगा लेकिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा। उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँगा जिससे आपको मोटिवेशन मिले, या फिर कह सकते हैं कि आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा और उस पर फोकस कर लेंगे, जो कि 100% हर बार एग्ज़ाम में आता है। हाँ, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न को कैसे आप हैंडल करेंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं इस वीडियो में, और तैयारी है आपका ये 16 फरवरी की। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं क्लास 10th के लिए बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन आपको सभी पॉइंट पे ध्यान देना ज़रूरी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। केवल मैं जो बताऊँगा वही अब करना है। खासकर रिवीजन पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि रिवीजन जो भी आप अभी पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और कुछ आप न्यू खोजने की कोशिश नहीं करेंगे कि नहीं हमने ये पढ़ा नहीं है, हमको ये पढ़ लेना चाहिए। वो कतई कह रहे हैं आपको याद नहीं होगा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ, उसका एक एक बार एक ऊपरवारी देख सकते हैं, हाँ ये मैंने पढ़ लिया, लेकिन जो आपको 100% याद है आप उसे ही रिवीजन करिएगा। खासकर आपको जो भी मतलब जीवन परिचय हुआ, चाहे आपको पोयम हो गया आपका, जो भी आप करुण रस हास्य रस जो भी पढ़े हैं, ये सब आपको रिवीजन ही करना है केवल। अब देखिए हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सारी इसमें डिटेल में देने वाला हूँ। पहले मैं क्या क्या कहा गया है उसको हम जान लेते हैं कि हिंदी काव्य, देखिए इसको देखिए, हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य, पद, संस्कृत, व्याकरण, काव्य, सौंदर्य, काव्य खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंध करने, संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रतापूर्वक पुनरावृत्ति करने करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली बात समझें, भली बात समझें। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये कहा गया कि जो भी आपका गद्य, पद, संस्कृत खंड काव्य और संस्कृत का व्याकरण, काव्य, सौंदर्य खंड काव्य, जो भी आप निबंध जो भी आप पढ़े हैं उसका एक बार मतलब एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें, और उसको रटने के स्थान पर भली बात समझेंगे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, लेकिन जो आप अभी तक याद कर चुके हैं उसको नहीं फोकस करिएगा, उसको बस रिवीजन करिएगा। एकाग्रता पूर्वक इसको रिवीजन करना है केवल। लेकिन जो चीज़ आप अभी तक नहीं पढ़े हैं उसको केवल आपको समझना है, ना कि उससे बार बार उसको उसी के पीछे भागना है कि नहीं मुझे नहीं याद हो रहा है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं थोड़ा सा, कि इसमें क्या कहा गया आपका। निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों रस छंद अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। जी हाँ, अगर आपने रस छंद अलंकार अगर अच्छे से पढ़ा है, तब आप क्या करेंगे, जो भी आप कविता या काव्य सौंदर्य के मतलब पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप खोजने की कोशिश करेंगे कि इसमें रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है। अगर आपने ये पढ़ा है अच्छे से रस छंद अलंकार, तब उस वो आप करेंगे। अब आइए तीसरे नंबर पे आप क्या कहते हैं, और इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, मतलब रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। उदाहरण को थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। तीसरा पॉइंट में क्या कहा गया है कि गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें और सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि अपने ही मतलब अपने शब्दों में लिखते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, जो बुक में लिखा रहता है उसी को मतलब सोचते हैं कि यही है सत्य है और इसी को केवल हमको लिखना है। ऐसा नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में भी उसे थोड़ा सा लिख सकते हैं, थोड़ा उसे सरल बना सकते हैं। सरल जितना रहेगा उतना आपको याद करने में आसानी रहेगा। तो आप क्या करेंगे, अभी आपको मैं जीवन परिचय बताऊंगा नीचे की कैसे आपको जीवन परिचय इस टाइम में मतलब रफली काम करना है जीवन परिचय के बारे में।
ठीक। तो अभी तक आपको समझना क्या है कि मतलब लेखों के रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें। जो भी आप रचनाएं पढ़ेंगे ना, वो जो आपका आ रहा है 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा रचनाएं। हमको लगता है 5 से 6 क्वेश्चन रचनाएं पे आधारित रहेगा, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न में। तो इसलिए आप उसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सभी सभी लेखक और कवि के सभी रचनाओं को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन बैंक या जो भी आपके पास होगा उससे। देखिए अब इसमें कहा क्या कहा गया है कि ये व्याकरण को लेकर यहाँ पे कहा गया है कि शब्द शब्द के तत्व शब्द के तत्व उपसर्ग प्रसर्ग समास पर्यायवाची तत्सम तत्सम तद्भव होता है, शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियों का अभाव रहे एवं नए शब्द रचना और वाक्य गठन में सहायता मिले। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो भी आप पढ़े हैं उसको मतलब उपसर्ग हुआ, प्रसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, विलोम, जो भी शब्द हैं इसको मतलब अच्छी तरीके से व्याकरण में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि हिंदी मतलब एक थ्योरी पेपर होता है। मैथ आप ले लेते हैं तो आपको एक्यूरेट आंसर आ जाता है, लेकिन आपको हिंदी वर्तनी आनी चाहिए, शुद्ध लिखने आना चाहिए। तो उसके के लिए आपको क्या करना होगा, वर्तनी संबंधित अशुद्धियों का गलती आपको नहीं करना होगा, जिससे आपकी नंबर ना घटे। जो भी आप पढ़ते हैं उसको सही जगह प्रयोग करें कि कहाँ किसका प्रयोग हो रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और देखिए आपको क्या सहायता मिलेगा, वाक्य गठन में सहायता मिलेगा। जो भी आप सोचते हैं कि हम बना कर लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपका। अगर व्याकरण उसमें सही रहेगा तो एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है इसमें नंबर दिया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसके आगे आप कहा क्या कहा गया है कि परीक्षा के पूर्वगत वर्ष, सबसे इंपॉर्टेंट है हमको लगता है ये, परीक्षा के मतलब पूर्वगत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसके अंदर मतलब आपका जो भी पेपर होगा उसके थोड़ा सा पहले आपको एग्जाम में क्या करना, कंप्लीट कर लेना है पेपर टाइम से पहले। और उसके बाद आपको 5 मिनट तक हमको लगता है कि पूरे पेपर को एक बार रिवीजन मार दीजिएगा कि हाँ पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये, सब ये चीज़ें मिला लीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा। अब देखिए अगले अगले में कहा क्या गया कि सर्वप्रथम मतलब क्या करें, सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरीके समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करिए। अगर मान लीजिए आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय तो दिया जाता है 15 मिनट, अब 15 मिनट अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा हमको लगता है। क्योंकि इस बार थोड़ा पैटर्न में चेंज हुआ है तो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार आप अच्छी तरीके से इस पेपर को आपको पढ़िएगा और उसे समझिएगा कि कहाँ कौन सा आंसर लिखना है। और जो OMR सीट आपको जो कहा जाता है OMR सीट, उस पर थोड़ा सा अच्छी तरीके से अपना रोल नंबर और नाम सब कुछ फिल करिएगा। मैंने आपको बताया भी है कैसे फिल करना है। अब देखिए आगे क्या कहा गया कि वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण और वर्तनी संबंधित अशुद्धियां ना हो। गलती आपको नहीं करना है, व्याकरण का उसमें प्रयोग करना है। अभी आपको नीचे बताया गया है कि ये देखिए कि उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अनुसार ही लिखें। ये नहीं कि मतलब अगर लिखते जा रहे हैं बना बना कर लिखते जा रहे हैं ज़्यादा, ये नहीं। 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर के लिए आपको कितना लिखना है अब आपको मालूम हो गया होगा कि, तो आप उतना ही लिखें जितना उसमें मतलब कहा गया है, उससे ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें। अब देखिए आगे आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। जीवन परिचय तो देखिए रफली काम इस टाइम आपको क्या करना है, जिसका भी आपको जो भी है आपके लेखक और कवि सभी का मतलब क्या करिएगा, एक एक पेज ले लीजिएगा। मतलब एक पेज पे केवल एक पेज पर एक ही ले लीजिएगा, एक पेज पे एक ही। उसके बाद आप क्या करिएगा, उसमें जन्म लिख दीजिएगा, स्थान, माता पिता, भाषा शैली और कृतियाँ मतलब रचनाएं और मृत्यु, ये सब लिख लीजिएगा। मतलब मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखना है। और उसको केवल एक पॉइंट, जैसे जन्म 1970 इस तरह लिख दीजिएगा। इस तरह मृत्यु मतलब मान लीजिए 2024 में मृत्यु हुई, इस तरह मतलब लिख के मतलब एक एक वर्डों में शब्दों में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह आपको रफली काम इस टाइम करना है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व
एक से अधिक बार अवश्य पढ़ें लें और प्रश्न को अच्छी तरह समझ कर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। देखिए आपका जो भी आता है जो भी आता है गद्यांश, उस पर थोड़ा सा आपको मतलब पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, इसके रचयिता कौन है और संदर्भ कैसे लिखना है। थोड़ा सा एक बार माइंड में रिवीजन कर लीजिए, तब लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। भले आप जैसे भी लिखें अच्छा लिखिएगा। अब देखिए ये क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर यहीं पे कट जाता है इसी पॉइंट पे। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों यथा मतलब अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक पालन करें। आप कहीं भी पूर्ण विराम दे देते हैं, कहीं भी मतलब अल्प विराम दे देते हैं, थोड़ा सा ये सही नहीं है। यहीं पे नंबर कट जाता है, लोग कहते हैं कि हमारा थ्योरी में क्यों नंबर कट गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये देखिए अब क्या कहा गया है कि निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसा प्रस्तावना, विषय विस्तार एवं उपसंहार इत्यादि। निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें तथा विषय में इतर भटकाव की तरफ ना जाएं। देखिए जो भी आपको दिया गया है मतलब लिखने के लिए निबंध, उसमें आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समाहित करना है। प्रस्तावना मतलब विषय विस्तार एवं उपसंहार, इस लाभ और हानि, थोड़ा सा पॉइंट वाइज करके लिखेंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। निबंध आपको मतलब जो भी एग्जामिनर रहेगा उसे पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए पॉइंट बना बना कर लिखेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आप जो भी आपको मतलब दिया जा रहा है उसमें क्रमबद्धता और भाषा शैली और समय एवं शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे। और इतर इतर भटकाव मतलब उससे मतलब ज़्यादा बाहरी चीज़ें को नहीं उसमें समेटने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद स्वच्छ एवं स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। ये तो आपको जानते ही होंगे, ये थोड़ा आपके लिए नहीं है या आपके लिए है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगता है कि बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखें। सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगता है कि आपको यहीं से नंबर गेन हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये कंफर्म रहता है कि 100% ये आएगा आपके एग्जाम में। तो अपने ज़िले का खंडकाव्य देख लीजिएगा कि कौन सा आपका खंडकाव्य है आपके ज़िले में। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर जिसको मालूम करना होगा वो तो उसको तो मालूम हो ही गया होगा कि हमको ये खंडकाव्य पढ़ना है, और उम्मीद करते हैं आप 1 से 2 बार उस खंडकाव्य को पढ़ भी चुके होंगे। कम से कम आपको पूरे खंडकाव्य को, जो भी आपका खंडकाव्य है, 5 बार उसको पढ़ना है। बस पढ़ना है, याद नहीं करना है। उसको ले जाकर एग्जाम में वैसे ही छाप कर चले आएंगे। केवल आप 5 बार उसको पढ़े रहेंगे। अब से अगर 5 बार पढ़ते हैं तो आप उस खंडकाव्य को 100% लिख कर आएंगे। अब देखिए जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि उनका खंडकाव्य कौन सा है, तो वे क्या करेंगे, अपने मतलब या तो स्कूल पे फ़ोन करके या कुछ जिस तरह भी पता कर लेंगे, सर हमारे ज़िले का खंडकाव्य कौन सा है, हम कौन सा पढ़ें। कुछ शरमाइएगा नहीं, नहीं तो आपका नंबर 100% कट जाएगा। अगर किसी और ज़िले का खंडकाव्य लिखते हैं आप, तो आप अपने ज़िले का खंडकाव्य लिखिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल अभी तक कोई कभी भी मिस नहीं हुआ है, और हर साल पूछा जाता है। ये एकदम फिक्स रहता है। जैसे निबंध भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, और रस छंद अलंकार ये भी, और रचना, ये सब फिक्स हो गया। तो यही सब पॉइंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कैसा लगा इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। तो अगर आप और भी सब्जेक्ट के चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।